Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 अप्रैल 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है चाबीमुरा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसका आंसर सभी को आता होगा और आना भी चाहिए। यहाँ पे बात की गई है BRI के बारे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, आज भी न्यूज़ में है। तो ये आखिरकार कौन से कंट्री से रिलेटेड है? ऑप्शन ए अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। अदरवाइज अभी भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी सेक्शन के अंदर आए गई और जीएस पेपर 2 के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक टॉपिक है, उससे आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। देखो, यहाँ पे बात की गई है, वर्ल्ड बैंक ने अभी जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में कुछ प्रोजेक्शन किया है। मतलब कि पहले से बताया कि हाँ कैसी कैसी ग्रोथ रेट रहने वाली है इंडिया की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की। मतलब ये बात की जा रही है साउथ एशिया वाले रीजन की। तो साउथ एशिया वाले रीजन के अंदर इंडिया भी है। तो इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बताई है 2022-23 के अंदर वो 8% रहने वाली है। अब ये एक कंसर्न वाली बात है। आप कहोगे कंसर्न वाली बात क्यों है? क्योंकि ये मैंने आपको बताया 2022 और 23 का ग्रोथ रेट है, लेकिन जब आप इससे पहले वाला साल देखोगे 2021 और 22 का, तो उस समय ग्रोथ रेट हुआ करता था 8.3%। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस साल ग्रोथ रेट को कम कर दिया वर्ल्ड बैंक ने, और 2023-24 के लिए ग्रोथ रेट को और कम कर दिया गया। 7.1% का प्रोजेक्शन किया है कि लगातार ग्रोथ कम होती हुई चली जाएगी। और 2020-21 के अंदर यही ग्रोथ माइनस में चल रही थी हमारी 6.6% से। आपको पता होगा कोविड-19 के वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, लॉकडाउन की वजह से। तो 2020 में यहाँ पर इतनी ग्रोथ चल रही थी, लेकिन आगे यहाँ पर आप देख पाओगे जो ग्रोथ रेट है उसको 7.1% तक पहुँचा दिया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहले तो माइनस में चल रही थी, बीच में ग्रो हुई और वापस से अप डाउन कर दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण वर्ल्ड बैंक ने बताया यूक्रेन वॉर। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। काफ़ी सारे मतलब प्रोडक्ट्स की ऊपर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। काफ़ी महंगाई आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ऑयल क्राइसिस देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आप देख पाओगे जो ग्रोथ रेट है वो डाउन कर दी गई है। और हम लोग बात करें साउथ एशिया वाले रीजन की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और साथ ही साथ पाकिस्तान क्या, जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया की ग्रोथ रेट भी कम कर दी गई है। कारण क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अभी इसमें एक चीज़ है जो कि हम लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये डेटा है, ये डेटा चेंज होता रहेगा, बस खाली इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज होता क्या है ना, यही आर्टिकल फिर कल एडिटोरियल के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसी वजह से मैंने आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, तो आप ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक बॉडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा देता हूँ जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, आपको दिखाता हूँ मैं उसके बारे में। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कि आपका जीएस पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है, जहाँ पर गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब सिलेबस के अंदर जब आप लोग बिल्कुल लास्ट में जाओगे
तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, वर्ल्ड बैंक को बनाया जाता है एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। कब होता है ये? जुलाई 1944 के अंदर में। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए के अंदर। अब इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, दो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? एक होती है आईबीआरडी और दूसरा होता है आईएमएफ। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दो बॉडीज़ को बनाया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जो ये आईबीआरडी वाली बॉडी है हमारी, ये बेसिकली यहाँ पर जाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये कंट्री है ये बेसिकली यहाँ पर मेंबर बनती हैं आईएमएफ की। और पहले यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंट्री को आईएमएफ का पहले मेंबर बनना होता है, देन उसके बाद वो मेंबर बन पाता है वर्ल्ड बैंक का। ये चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर लेकर आ गई। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर अलग अलग ग्रुप्स को लेकर आ गए। अलग अलग ग्रुप्स का मतलब है, जब आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हो, जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जो कि मैं अभी मॉर्निंग में गया था वहाँ पे देखा हुआ है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वर्ल्ड बैंक के ये 5 इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे ग्रुप के अंदर। एक है आईबीआरडी जिसके बारे में आपको पता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों बॉडीज़ साथ में मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अब इन दोनों बॉडीज़ का काम क्या है? इनका काम ये है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना, लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको पैसा प्रोवाइड करवाना। आईडीए का काम है इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ऐसा लोन देना जिसके ऊपर ब्याज ना लिया जाए। ये लोन दिया जाएगा पुअरेस्ट कंट्रीज़ को। उसके बाद एक बॉडी आती है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब ये जो कॉरपोरेशन है इसका भी मेजर काम है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना, उनके सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करवाना, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर ये काम करता है। उसके बाद आईसीएसआईडी देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये भी अगेन इंटरेस्ट फ्री लोन्स को प्रोवाइड करवाता है जिसको हम लोग क्रेडिट्स बोलते हैं। प्लस यहाँ पर ग्रांट्स वगैरह देता है जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी सरकार को। उसके बाद यहाँ पर लास्ट एक बॉडी आती है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कि डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसके माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देन उसके बाद यहाँ पर पॉवर्टी वगैरह को कम करने के लिए भी ये काम करता है। तो आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 5 इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर कर लेना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में और बातें जानें तो इसको बनाया गया था जुलाई 1944 में। मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। यहाँ पर एक टाइप क्या है इसका, तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी आपको पता चल चुका है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेगा, आपको बता दिया। मेंबर्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वर्ल्ड बैंक बेसिकली 2 इंस्टीट्यूशन है, 2 ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एक आईबीआरडी है और एक आईडी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं। तो आईबीआरडी के अंदर 189 कंट्रीज़ हैं और आईडीए के अंदर 174 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल पाती हैं, ठीक है। बाकी इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप है पूरा का पूरा, ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो क्लियर हुआ, वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर गेन कर ली है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो नीचे यूपीएससी ने मेंस में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों साथ मिलकर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। ये हमने भी कवर किया, ठीक है। अब ये दोनों इंटर गवर्नमेंटल पिलर्स हैं, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की सरकारें मिलकर काम करती हैं, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्डर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। दुनिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बना, ये भी हमने पढ़ लिया कि हाँ ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो कि यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। फिर लास्ट में पूछा गया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, इनके रोल फंक्शंस बहुत सारे कॉमन तरीके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दोनों बॉडीज़ में, उसके बारे में मेंशन करो। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को एक बार। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। मैं आपको साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बताता रहूँगा कि जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं हम लोग, कि प्रीवियस ईयर में वो चीज़ें पूछी गई हैं, सिलेबस से रिलेट करके हम लोग यहाँ पर उसको पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ पे बात की गई है, देखो वॉर चल रही है, आपको पता है रशिया यूक्रेन के बारे में, जहाँ पे भी वॉर मेंशन है समझना रशिया यूक्रेन के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर इस वॉर के बीच में क्या देखने को मिलेगा? भारत ने डिसीजन लिया है कि हम लोग ग्रेन का एक्सपोर्ट करेंगे। इस आर्टिकल को मैं अभी आप लोगों को एक और आर्टिकल के साथ में रिलेट करके पढ़ाऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस क्रिएट हुए, जो फूड की सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा है ना। मतलब कि जो पता होगा कि जो गेहूं वगैरह है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है रशिया यूक्रेन के बीच में। अब वॉर की वजह से वो चीज़ें यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ नहीं पा रही हैं, उनके सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। तो भारत यहाँ पर देख रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक स्टेप उठा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि इस बार देखो ये कंफर्म हो चुका है कि मानसून सीजन आ रहा है, अब प्रॉपर रहने वाला है, एक अच्छा मानसून रहने वाला है। तो इससे जो हमारी ग्रोथ है वो भी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारा जो ग्रेन है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। और इसको लेकर कल बहुत सारे आर्टिकल्स और पब्लिश हुए ना। ये आर्टिकल है, इसी आर्टिकल को मैं आप लोगों को एक और आर्टिकल के साथ रिलेट करके बताने वाला हूँ जो कि थंबनेल के अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है उसको दबा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। हमने आज का टारगेट 5K प्लस लाइक्स का रखा है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस टारगेट को अचीव करवाने वाले हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था। देखो कल क्या हुआ, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हमारे पूरे भारत के, अलग अलग न्यूज़पेपर ने यहाँ पर आर्टिकल्स पब्लिश करे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है भारत रेडी है टू सप्लाई फूड स्टॉक टू वर्ल्ड, हम लोग दुनिया भर को ये जो फूड है ये प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी हैं। आप देख पाओगे इसके ऊपर एक और आर्टिकल है, देन उसके बाद एक और आर्टिकल देख पाओगे, देन एक और आर्टिकल आप देख पाओगे, देन उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि बहुत सारे न्यूज़पेपर इसको कवर कर चुके हैं। ये कल की न्यूज़ है। अब हुआ क्या, यहाँ पर इंडिया रेडी है फूड स्टॉक्स को सप्लाई करने के लिए दुनिया भर में, लेकिन यहाँ पर एक इफ़ है, वो ये है कि अगर WTO रेडी होता है तो, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर के व्यापार को देखने का काम करता है, उसको रेगुलेट मॉनिटर करता है, अगर वो परमिशन देता है तो भारत यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग बहुत सारा जो फूड है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे दुनिया भर की कंट्रीज़ को, ताकि वो यहाँ पर सफ़र ना कर पाएँ। अदरवाइज़ आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देख पाओगे हंगर भुखमरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। क्लियर हुआ, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो WTO रेडी होता है तो हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसके जो रिजल्ट होंगे वो आपको पता है कि ऐसा होगा नहीं, WTO रेडी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर WTO के अंदर पहले से काफ़ी सारे कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं इंडिया को लेकर। बोला जाता है कि इंडिया फार्मर्स को बहुत सारा सपोर्ट देता है, MSP वगैरह प्रोवाइड करवाता है और भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अगर इंडिया अपना इसी प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, जो छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं और भी आपको छोटे छोटे देश देखने को मिल जाएंगे, वो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका एक्सपोर्ट कुछ आगे रह नहीं जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया यहाँ पर सस्ता एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत सरकार को भी फ़ायदा हो रहा है, हम लोग सस्ते में यहाँ पे व्यापार भी कर रहे हैं, सस्ते में यहाँ पर काफ़ी सारा सामान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतार रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मानेगा नहीं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि बिल्कुल जो ये इंडिया का गोल है ये एक्सपोर्ट करने का, कि हम लोग यहाँ पर दुनिया भर को फूड भेज सकते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर अचीव नहीं होता हुआ नज़र आएगा। वो हम लोग देख पाएंगे, वो आने वाले टाइम की बात है, वो आगे हम लोगों को पता चलेगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर WTO के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है, WTO के बारे में पढ़ लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि सिलेबस के अंदर GS पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। WTO क्या काम करता है, दुनिया भर के व्यापार को देखता है। WTO से पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसको बनाया गया था 1947 में, एक उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से लेकर 1994 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे राउंड के अंदर WTO बनता है। WTO काम करना शुरू करता है 1 जनवरी 1995 से, ये आप ध्यान रख सकते हो। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर क्या करता है, दुनिया भर की कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है उसको मॉनिटर करने का काम करता है। देखो अब एक डिफरेंस है, पहले जो हमारे पास GATT वाली बॉडी हुआ करती जो कि व्यापार को देखती थी, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर ध्यान रखती थी, लेकिन WTO गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर ध्यान रखता है। WTO का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके मेंबर की बात करें तो 164 मेंबर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इंडिया भी यहाँ पर इस GATT का एक फाउंडिंग मेंबर है। अब इसके बॉडी के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होता है, जनरल काउंसिल होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, तो जो कि यहाँ पर इस पूरे के WTO को चलाते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मतलब जिसकी विवाद वगैरह को सेटल करने के लिए बनाई गई है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, तो अलग अलग बॉडीज़ इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो मेजर ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर के व्यापार को यहाँ पर अच्छी तरीके से चलाना
उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि दुनिया भर में जो व्यापार है वो फ्रीली हो पाए उसके ऊपर फोकस करना, अगर व्यापार को लेकर कोई विवाद है तो उसको ख़त्म करना, प्लस एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखना, प्लस जो भी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको बेनिफिट पहुँचाना दुनिया भर के ट्रेडिंग सिस्टम से। तो ये सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं WTO के। तो आप कहोगे इतनी सिंपल सी बातें क्यों पढ़ी हम लोगों ने? इसके पीछे का रीज़न आप देख पाओगे 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया UPSC मेंस के अंदर, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO आर टू मैनेज एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एलोबरेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप कह सकते हो सिंपल से शब्दों में WTO के बारे में पूछ लिया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें आप लोग मेंशन यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखाता रहूँगा, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद अगले पेज पर ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये पिक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से यहाँ पर रिलेट होगा। कैसे रिलेट होगा आगे मैं आपको बताऊँगा। इस पिक्चर के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे पढ़ो। यहाँ पे बताया गया जो असमीज़ वीमेन है, ठीक है, असमीज़ वीमेन परफॉर्म कर रही हैं बिहू। अब बिहू आप देख पाओगे जो एक फेस्टिवल है ये स्टार्ट हो चुका है। ये होता है ऑन द ओकेजन ऑफ रोंगाली बिहू। ये वेडनेसडे में स्टार्ट हुआ, मतलब कल के दिन शुरू हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो अब ये जो बिहू होता है ये बेसिकली यहाँ पर आसामीज़ न्यू ईयर के बारे में बताता है। आसामीज़ जो मतलब कि एक नया साल स्टार्ट हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करता है। ये जो फेस्टिवल है ये असम के मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ जो असम कैलेंडर होता है उसके अंदर मतलब ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें सिंपल से शब्दों में, जो आसामीज़ कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मंथ होता है उस पहले महीने के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप कहोगे क्यों पढ़ रहे हो इसके बारे में, बिहू के बारे में? तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपके GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप लोग कोई सी बुक उठाओ आर्ट एंड कल्चर के लिए, नितिन सिंघानी आप लोग रेफर करते होंगे जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है। उसमें चैप्टर 18 आप देख पाओगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का है। इनफैक्ट इस चैप्टर को पूरा ओपन करोगे तो नीचे आप देख पाओगे बिहू फेस्टिवल के बारे में मेंशनड है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो बिहू फेस्टिवल इस बुक के अंदर मेंशन है, तो वहीं से मैं आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो बिहू है ये एक मेन फेस्टिवल है असम का। इसको साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। देखो अब 3 बार जो सेलिब्रेट किया जाता है वो अलग अलग नाम है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। रोंगाली और बोहंग बिहू, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल में। कोंगाली और काती बिहू इसको ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर में। भोगाली और माघ बिहू जिसको ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी के अंदर। तो अभी हम लोग इस वाले अप्रैल वाले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अप्रैल वाला रोंगाली और बोहग बिहू के नाम से जाना जाता है। ये असम के न्यू ईयर और आप कह सकते हो स्प्रिंग फेस्टिवल को दिखाता है। उसके बाद ये जो रोंगाली बिहू देखने को मिलता है ये आपको सिख जो न्यू ईयर है बैसाखी उसके साथ को इंसाइड होता हुआ नज़र आएगा। बोहाग बिहू की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली अप्रैल 13 से लेकर अप्रैल 21 के बीच में देखने को मिलता है, जो कि कल स्टार्टिंग हुई, मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक हार्वेस्ट और सोइंग फेस्टिवल है जहाँ पर फसल की कटाई देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर बताता है हम लोगों को कि जो हिंदू सोलर कैलेंडर है उसका फर्स्ट डे है। एंड यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है बंगाल, मणिपुर, मिथिला, नेपाल, उड़ीसा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु के अंदर भी, मतलब कि आप कह सकते हो असम के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी जगह हैं जहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और अब इस पूरे फेस्टिवल में फूड क्या क्या होता है, पीता राइस केक का यूज़ किया जाता है। लरुस यानी ट्रेडिशनल जो फूड है जो कि राइस और कोकोनट से बनता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। प्लस जो मेन एंड वेमेन है वो ट्रेडिशनल मूगा सिल्क, गोल्डन सिल्क की जो है वस्त्र पहनती हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे। और जो ये डांस वगैरह किया जाता है जो भी बिहू ट्यून है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो ये बिहू डांस है ये असम का मोस्ट पॉपुलर फोल्क डांस भी कहलाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, जैसा आप लोग इस पिक्चर को भी देख पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की गई है श्रीलंका अभी मदद लेने के लिए आया है, फंड की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको पता होगा श्रीलंका के ऊपर उधार बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है। कल भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर आए थे। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, हालात जो है काफ़ी बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से अभी ज़रूरत है श्रीलंका को काफ़ी सारे पैसे की, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट की। अब वही इन्वेस्टमेंट देने के लिए यहाँ पर श्रीलंका, इंडिया भी आता हुआ नज़र आएगा। अब आप लोग देख पाओगे वर्ल्ड बैंक और IMF यहाँ पर मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या है श्रीलंका भारत की यहाँ पर असिस्टेंस मांग रहा है, भारत की यहाँ पे मदद मांग रहा है कुछ पैसा उठाने के लिए। लगभग $3 बिलियन चाहिए अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर श्रीलंका को वापस से रिवाइव करना है, तो ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया।
और इसी को देखते हुए एक मीटिंग होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के साथ। आप देख पाओगे यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ श्रीलंका के हाई कमिश्नर टू इंडिया मिलिंद मारागोड़ा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आए हुए इंडिया के अंदर, जहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा था और इस डिस्कशन के तहत इन्होंने थैंक यू भी बोला इंडिया को, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट दे चुका है। $2.4 बिलियन का हम लोग इन क्रेडिट लाइन ये पैसा प्रोवाइड करवा चुके हैं, ताकि श्रीलंका खाने पीने का सामान, फ्यूल, मेडिसिन वगैरह यहाँ पर परचेज़ कर सके। ठीक है, ये सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करवा चुके हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारा पैसा हम लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। लगातार हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जहाँ पे हमने काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, और भी बहुत सारी मदद प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि श्रीलंका को पूरी तरह से रिवाइव किया जाए। लेकिन आज के टाइम पर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कंट्री ये जो है ये बहुत सारा लोन ले चुकी है अलग अलग देशों से। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर और भी पैसे की आवश्यकता है, तो इसके लिए यहाँ पर ये इंडिया आए, और इंडिया के साथ साथ यहाँ पर चाइना से भी इनकी मांग है कि यहाँ पर $3 बिलियन इनको मिल जाए, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ये अपने कंट्री को रिवाइव कर पाएँ। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इस आर्टिकल के अंदर आपको ज़रूरत क्या है, जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे, ये तो सिंपल सी बात है, बट ज़रूरत यह है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को अच्छे से कवर कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख पाओगे यूपीएससी 2013 के अंदर मेंस में डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। ये यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो यहाँ पर कुछ हटकर है। मैं आपको चलो रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे बात करें इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की, तो लगभग 2500 साल पुराने रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के आपको देखने को मिलेंगे। दोनों कंट्रीज़ के बीच में कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक इंटरेक्शंस देखने को मिल जाएंगे लंबे समय से। यहाँ पे बात करें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की, वो लगातार ग्रो हो रहा है आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के अंदर। दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, कल्चर और डिफेंस के सेक्टर में भी आप लोग देख पाओगे। प्लस श्रीलंका के अंदर जो ये सिविल वॉर चल रही थी, बहुत लंबे समय से वॉर चल रही थी, इसके अंदर यहाँ पर भारत ने श्रीलंका की सरकार को ही सपोर्ट किया है अगेंस्ट द टेररिज्म, ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के कमर्शियल रिलेशंस के बारे में। तो श्रीलंका यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ ही साथ जो सार्क ग्रुप है, उसके अंदर आप देख पाओगे श्रीलंका और इंडिया दोनों ही हिस्से आपको देखने को मिल जाता है, मतलब दोनों ही इस ग्रुप का पार्ट है। इंडिया ने लगभग आप कह सकते हो 2015 से लेकर 17 के बीच में $5.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है श्रीलंका को। साथ ही साथ श्रीलंका से इंपोर्ट हमने किया है $743 मिलियन का। क्लियर हुआ? उसके बाद जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। इनफैक्ट जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था मार्च 2000 के अंदर, उसके बाद आप लोग देख पाओगे रेगुलरली व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद ये तो हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया, तो इससे प्रतीत होता है कि रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, बट इन दोनों के रिलेशंस के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ सालों में, चाइना ने यहाँ पर अपना रोल बढ़ा दिया है श्रीलंका के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन प्रोवाइड करवा दिया है श्रीलंका की सरकार को। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं चाइना ने। और ऐसे ही करते करते एक पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट, वो यहाँ पर चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है श्रीलंका का। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये हालात हैं। तो मतलब लोन बहुत सारा दे दिया, ऑब्वियस सी बात है, अब लोन चुका नहीं पा रहा है तो ज़मीन उठा के देगा यहाँ पर रेंट पर। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। बाकी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सोल्यूशन यही है कि दोनों कंट्रीज़ को ट्राई करना होगा, काम करना होगा एक परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर। देखो अभी यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक और विवाद होता है, वो है फिशरमैन विवाद। आपको पता होगा फिशरमैन इशू, जहाँ पे क्या होता है, तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे यहाँ पे फिशिंग करते करते इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो श्रीलंकन नेवी है वो यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है उनको, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर हुआ? तो इसको लेकर एक सोल्यूशन की ज़रूरत है। प्लस दोनों कंट्रीज आपस में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट कर सकती हैं। ये कर लें तो इससे व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, व्यापार फ्रीली चलेगा। प्लस इंडिया श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। इसलिए हम लोग फेरी सर्विसेज वगैरह, जो बोट वगैरह की सर्विसेज होती हैं, वो चला सकते हैं। हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग श्रीलंका को और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ इंडिया से। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। चलो अगले आर्टिकल पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से आप लोग रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल साहब, ये यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बोलते हैं, वेडनेसडे मतलब कल की बात है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई हम लोगों को ज़रूरत है
कि जो हमारे कैमरे हैं हमारे ड्रोन्स के अंदर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, मतलब उसके अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, ड्रोन्स के अंदर जो कैमरे हैं, उस कैमरे का रिजोल्यूशन इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब कैमरे की क्वालिटी थोड़ा अच्छा करने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, अब कैमरे की क्वालिटी अच्छे करने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छे से ये छत्तीसगढ़ के अंदर उन एरियाज़ को मॉनिटर कर पाएंगे जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ड्रोन का मकसद यह है कि वो जो ड्रोन है वो क्या करता है, वो लगभग आप कह सकते हो ऐसे एरिया जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यानी नक्सलवाद आपको देखने को मिलता है, उन एरियाज़ को मॉनिटर करता है, उन एरियाज़ को यहाँ पर देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया भाई ड्रोन के अंदर कैमरा अच्छा नहीं है, उस कैमरे को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। अब इंडिया इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलता है? देखो यहाँ पे बोला ये गया कि देखो ये जो ड्रोन्स हैं ये हमने इजराइल से परचेज़ किए हैं, इजराइल की फर्म से हमने एक एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है, और अगर हम इसको रेट्रोफिट करेंगे, इसके अंदर चेंजेस करेंगे, कैमरा दूसरा इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी अभी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात जो हमने इसमें पढ़ लिया। बट आपने देखा कि इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, नक्सलवाद। इसी के लिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर इस ड्रोन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है क्या? चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यूपीएससी मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इज़ शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म लगातार कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक्सप्लेन करो कि सरकार की क्या अप्रोच रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने के लिए। तो पहले जब LWE पता होगा उसके बाद तो बता पाओगे कि हाँ कहाँ कहाँ पर है, कैसे काउंटर किया है सरकार ने। तो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, इसको हम लोग मॉइस्ट या फिर आप कह सकते हो, देखो दुनिया भर में इसको मॉइस्ट के नाम से जाना जाता है और इंडिया के अंदर इसको नक्सल के नाम से जाना जाता है। जो ये टर्म है नक्सलिज्म, ये यहाँ से निकल कर आया है, मतलब जो वर्ड नक्सलिज्म ये एक गांव से निकल कर आया है, नक्सलबारी जो गांव है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से। ठीक है, एक डिस्प्यूट हुआ था वहाँ पे, उसके बेसिस पर ये वर्ड निकल कर आया था। बट आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये जो नक्सलिज्म है ये फैल चुका है ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और ख़ासकर जो ऐसे एरियाज़ है जो लेस डेवलप्ड है, जहाँ पर प्रॉपर विकास नहीं है, वहाँ पर आपको नक्सलिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे रीजन्स हैं, वहाँ पर ये नक्सलवाद आपको फैलता हुआ नज़र आएगा। प्लस ये मैंने आपको बताया दुनिया भर में मॉइस्ट कहलाते हैं। अब ये जो है मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मॉइज़म वाली है। मॉइज़म बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है जिसको माओ सेतोंग ने यहाँ पर डेवलप किया था। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है स्टेट की पावर को कैप्चर कर लेना। कोई भी सरकार को ये बिलीव नहीं करते कि हाँ कोई सरकार है या सरकार काम कर रही है, बस यहाँ पर सारी पावर्स खुद के हाथ में आ जानी चाहिए हथियार उठाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो गए। अब बात करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो ये बढ़ रहा है, इसके पीछे के कारण आपको क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रीज़न है ट्राइबल डिसकॉन्टेंट। इसका मतलब क्या है? देखो हुआ क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया 1980 में, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट को बनाया गया, जिसमें से क्या हुआ, अब बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं जो कि उस जंगल में रह रहे थे, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। जबकि वो लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे उस जंगल के अंदर, उनकी कमाई वो यहाँ पर उस जंगल से हो रही थी, उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। क्या हुआ, अब उनको हटा दिया गया वहाँ से, जंगल से एक डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया। अब उनको निकाला गया तो कुछ एरियाज़ थे वहाँ पे जहाँ पे अगेन यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत मॉइस्ट वाली सोच वाले आइडियोलॉजी वाले लोग देखने को मिलते होंगे, तो वो उनके पास गए, उन्होंने सरकार के खिलाफ भड़का दिया उन लोगों को, और उन लोगों को अपने साथ उसमें ऐड कर लिया। इस प्रकार से जो नक्सलिज्म है ये बढ़ता चले जाता है। ठीक है, मतलब मॉइस्ट के लिए बहुत आसान सा टारगेट हो जाता है उन लोगों को अपने आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरा कारण है कि आज के टाइम पर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास देखो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी। नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा होगा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। प्लस यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा ताकि हम लोग नक्सलाइट से लड़ सकें, तो टेक्निकल इंटेलिजेंस भी नहीं है हमारे पास। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे गाँव प्रॉपरली यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है रोड से, प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारे इशूज़ हैं,
यहाँ पर नक्सलिज्म के रिगार्डिंग वो यहाँ पे बताया गया। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर नक्सलिज्म को कंट्रोल किया, तो देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। सबसे पहले ग्रे हाउंड के नाम से देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पर उठाया गया था, लाया गया था 1989 के अंदर, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, नक्सलिज्म को ख़त्म कर सकें। तो बेसिकली ग्रे हाउंड एक एंटी नक्सल फोर्स के नाम से जानी जाती थी। फिर उसके बाद नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था। इसको स्टार्ट किया गया 2009 से 10 के बीच में, जहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को फैला दिया गया था ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद सरकार का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया, इसको 2018 में लॉन्च किया गया। इसका मेजर मकसद था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पुअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉपर है नहीं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ, इन प्रोग्राम को चलाया गया। बाय द वे एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से, वो यह है कि इंडिया के अंदर आपको टोटल कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। फिर उसके बाद एट द लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का एक लास्ट इनिशिएटिव है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए, वो है समाधान। समाधान की फुल फॉर्म अलग है, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, और ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, और एन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे ये समाधान है, तो समाधान की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बराबर में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो ग्राम स्वराज स्कीम है, इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन्होंने वेडनेसडे में इसको अप्रूव किया है कि बिल्कुल आप राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो, इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये जो स्कीम है ये क्या काम करती है, इस स्कीम का मेजर काम है जो गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस कैपेबिलिटी एक पंचायत राज की, जो हमारा पूरा का पूरा पंचायत राज होता है, उसकी जो भी गवर्नेंस कैपेबिलिटी हैं, उन कैपेबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, जिसको अभी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये यहाँ पर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग को चेयर किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के थ्रू। अब क्या होता है, इस पूरे मीटिंग के अंदर पीएम मोदी यहाँ पर एक स्कीम को अप्रूव करते हैं, जहाँ पे बोला गया काफ़ी सारा फंड हम लोग देंगे इस स्कीम के अंदर में। लगभग बोला गया था 5,911 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 3700 करोड़ रुपए यहाँ पर सेंटर का शेयर होगा, और 2002 करोड़ रुपए जो होगा वो स्टेट का सेंटर होगा। ये जो स्कीम इस प्रकार से अप्रूव करी गई, इस स्कीम का मेजर मकसद है कि आज के टाइम पर बहुत सारी जो रूरल लोकल बॉडीज़ है, गांव के अंदर आपको बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, उनका गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़, उनकी जो डिसीजन कैपेबिलिटी वगैरह है, उन सबको और ज़्यादा इंप्रूव कर लिया जाए। प्लस वो जो गवर्नेंस कैपेबिलिटी के माध्यम से क्या होगा, वो जो गाँव है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, विकास की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख पाएंगे विकास की तरफ बढ़ेगा तो अपने आप में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर कम होती हुई चली जाएंगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर उस चीज़ को लेकर ग्राम स्वराज स्कीम आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से इसको रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चीज़ें डाल दी गई हैं, बट वो ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात की गई है जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसी वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये आज के टाइम पर इंडिया के जितने भी एमएसएमई हैं उनका 30% एमएसएमई आज के टाइम पर ओबीसी के लगभग आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर्स होल्ड करते हैं। यहाँ पे बोला गया इंडिया के अंदर जो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलते हैं। हमारे देश में आज के टाइम पर 80.16 लाख एमएसएमईज आपको देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे फर्म्स, छोटे छोटे बिजनेसेस, प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब क्या है, इस पूरे नंबर का 80.16 लाख का जो 30% यहाँ पर एमएसएमई है, ये यहाँ पर ओबीसी के एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर ओन करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस आज के टाइम पर बहुत सारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो ओन करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ये डेटा दिया गया है 31 मार्च 2022 तक का। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि आप लोग देख पाओगे जो ये ओबीसी ओन्ड यूनिट्स हैं, ओबीसी ओन्ड यूनिट्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रतिशत से आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान में देखने को मिलेंगी, ऐसा आप लोग देख पाओगे। ये तो आपने देख लिया कि 30% जो एमएसएमई है वो ओन करती हैं ओबीसी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि लगभग 6.8% जो यहाँ पर यूनिट्स हैं वो ओन किया जाता है शेड्यूल कास्ट के थ्रू,
और उसके बाद यहाँ पर जो 2.1% का जो शेयर है वो शेड्यूल ट्राइब्स के थ्रू ओन किया जाता है, वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स का डेटा दिया गया कि भाई मतलब कौन कौन से राज्य में कितने कितने प्रतिशत यहाँ पर ये होल्ड करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको उसमें आगे नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये पढ़ सकते हो एमएसएमई का क्या रोल है, एमएसएमई है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको बिजनेसेस फर्म्स देखने को मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर भी कितने छोटे होंगे, तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइज वो होते हैं जो कि जिनका इन्वेस्टमेंट, जो मतलब इनके फर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और इनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, वो माइक्रो के अंदर आएंगे। स्मॉल के अंदर जो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो मीडियम वाले हैं इनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर वो सब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब एमएसएमई हमारे कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एमएसएमई आज के टाइम पर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। मतलब पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर टॉप पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं और सबसे ज़्यादा रोज़गार वहीं पर है। उसके बाद आप देख पाओगे एमएसएमई सेक्टर सेकंड नंबर पर आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। एमएसएमई सेक्टर ने लगभग 11 करोड़ लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आज के टाइम पर जो हमारे देश का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर 30% का कंट्रीब्यूशन आप देख पाओगे एमएसएमई की तरफ से आता है, क्योंकि एमएसएमई की मदद से हमारा कंट्री का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट की मदद से हम लोग को काफ़ी जो हमारी इकॉनमी है वो ग्रो होती हुई हम लोग को नज़र आती है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे जो एमएसएमईज़ हैं ये आज के टाइम पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है रूरल एरियाज़ के अंदर, गाँव वाले एरियाज़ में, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख पाओगे जो एमएसएमई है इनको हमारे नेशन का ग्रोथ इंजन बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ इंजन की तरह काम किया जाता है एमएसएमई के थ्रू। बाकी आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। तो आज का मेंस का क्वेश्चन एमएसएमई के ऊपर ही है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा एक और एडिटोरियल आया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था एमएसएमई सेक्टर कितनी बुरी तरह से सफ़र किए हैं पेंडेमिक के टाइम पर और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उनको रिवाइव करने के लिए। तो उसी प्रकार से जो ये मेंस का क्वेश्चन है वो यह है कि आपको एग्जामिन करना है, बताना है कि जो यहाँ पर पेंडेमिक का इम्पैक्ट है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर वो क्या पड़ा है, प्लस कौन कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम लोग एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। प्लस यहाँ पर हम लोग इसको इतना मजबूत बना दें कि आने वाले टाइम पर कोई भी इस प्रकार के पेंडेमिक प्रकार की कोई भी चीज़ आती है तो उसमें यहाँ पर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो ग्रो करता रहे। तो आप लोग इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहा हूँ आपको आंसर लिखना होगा इसके बारे में। आंसर लिखकर आप लोग टेलीग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पर सिंपली करना क्या होगा, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, यहाँ पर आपको एक मेंस वाला ग्रुप मिलेगा। जैसे आप लोग टाइप करोगे मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मेंस का क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे आप लोग ये कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। कल तो मतलब एक अमेजिंग रिस्पॉन्स आया, मतलब बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखे थे, कल बहुत सारे आंसर निकल कर आए। तो आज भी आप लोग यहाँ पर इसको लेकर आंसर लिख सकते हो। तो लिख कर क्या करोगे, यहाँ पर मैं कमेंट कर दूंगा और उसमें जो ये कमेंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ये एक दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा आपको, वहाँ पे जाकर आप लोग अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 17 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी में छोटी छोटी खबरें कवर की गई हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे जो बाइडन ने अभी व्लादिमीर पुतिन को एक्यूज़ किया है कि भाई व्लादिमीर पुतिन जो आज के टाइम पर वॉर लगातार कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, ये यूक्रेन के ऊपर बेसिकली जीनोसाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल ऐसा है जो कि आप लोग ना ही पढ़ो तो सही है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है श्रीलंका के अंदर आपको श्रीलंका बैंकरप्ट होता हुआ आप लोगों को नज़र आ जाएगा, जहाँ पर मतलब पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब है, खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए श्रीलंका ने अपने देशवासियों से जो कि बाहर विदेश में काम कर रहे हैं बोला है भाई पैसा भेजो कंट्री के अंदर ताकि कंट्री जो है थोड़ा सा ग्रो कर पाए। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल का इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर पड़ सकता है अगर ये चीज़ें हो पाती हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो फिनलैंड है, फिनलैंड बेसिकली यहाँ पर डिसाइड करेगा कि उसको नेटो मेंबरशिप ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। एक सप्ताह के अंदर अंदर ये हम लोग को पता चलने वाला है, मतलब कुछ सप्ताह के अंदर बता देगा कि फिनलैंड यहाँ पर नेटो को ज्वाइन कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो अगेन एक और क्राइसिस हम लोग देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि रशिया इसको भी रोके, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये भी लड़ाई जो है रशिया यूक्रेन की वो भी इसी चीज़ को लेकर है। यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था
जो कि यहाँ पर रशिया नहीं चाहता था कि यहाँ पर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, जिसको लेकर आज के टाइम पर ये वॉर इतने बड़े स्केल पर चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अब फिनलैंड ने डिसाइड किया है, फिनलैंड के बाद यहाँ पर बोल रहा है स्वीडन, हम भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो स्वीडन भी यहाँ पर आप कह सकते हो डिस्कस कर रहे हैं नाटो मेंबरशिप के बारे में। तो वो सारी बातें हम लोगों को पता चलेंगी थोड़े टाइम बाद। बट ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रीज़ कह रही हैं कि देखो, जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, जिस प्रकार से यूक्रेन को एक तरीके से आप देख पाओगे तोड़ दिया गया देश को अलग अलग हिस्सों में, उस प्रकार से फिनलैंड के साथ स्वीडन के साथ भी हो सकता है। इसी वजह से ये लोग पहले से ये स्टेप्स उठा सकते हैं, ऐसा फिनलैंड की पीएम का कहना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल में हमारे पास सबसे पहला एडिटोरियल आता है ये वाला। इस एडिटोरियल में बात की गई है की फ्रेज इज़ फोकस ऑन द फोटस फॉर द फ्यूचर। मतलब देखो, बीमारी है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से यहाँ पर जो बच्चा पेट में पल रहा है प्रेग्नेंट वेमेन के, वो उस बच्चे को और ज़्यादा बुरा असर पहुँच सकता है, वो यहाँ पे बताई गई हैं। पहले तो ऑथर ने प्रॉब्लम्स बताई हैं, फिर उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो बताया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे आर्टिकल को। इस आर्टिकल को लिखा गया यहाँ पर इन दोनों ऑथर्स के थ्रू। अब ये कौन है? तो बेसिकली यहाँ पर एक डायरेक्टर है अरुण डायबिटीज़ सेंटर के चेन्नई के अंदर। तो यहाँ पर इसी वजह से डायबिटीज़ को लेकर इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। डिस्कस करते हैं एक एक करके, लाइन टू लाइन चीज़ें कवर करने वाले हैं। यहाँ पे बोला गया, देखो जो ये नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक है, ये बेसिकली यहाँ पर एक आई ओपनर रहा सभी लोगों के लिए कि भाई कि हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो को हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी कमियाँ हैं, उसको हमें रिवाइव करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ आप देख पाओगे लगातार आ रही हैं और आती रहेंगी। बट यहाँ पे हम लोग बात करें अभी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट नहीं होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अब जो कि ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ सकती हैं? डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ के बाद में आप लोग देख पाओगे जैसे कि ओबेसिटी वाली बीमारियां हो गई। ठीक है, मोटापे से रिलेटेड हो गई, हाइपरटेंशन से रिलेटेड हो गई, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ हैं वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं। बट हम बात करें दुनिया भर के अंदर किस चीज़, कौन सी बीमारी का सबसे ज़्यादा बर्डन देखने को मिलेगा? यहाँ पे बताया गया दुनिया भर के अंदर जो NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज़ का। आप बताओ, डायबिटीज़ आधे से ज़्यादा लोगों को आज के टाइम पर डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। डायबिटीज़ से काफ़ी सारे लोग सफ़र करते हैं। पहली चीज़ ऑथर ने बताई है डायबिटीज़ होती क्या है। तो डायबिटीज़ यहाँ पर एक डिजीज़ है जिसके अंदर बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको साइंटिफिकली हाइपरग्लाइसीमिया भी बोला जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके ब्लड वेसल्स है बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे, और उन ब्लड वेसल्स के बुरी तरह से अफेक्ट होने की वजह से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर वो डैमेज होने लगते हैं, जैसे हार्ट, आइज़, किडनी, नर्व्स, ब्रेन, ये डैमेज होने लगते हैं। साल 2021 के अंदर अगर लोग बात करें, जो डायबिटीज़ है वो एस्टिमेट किया गया IDF के थ्रू, मतलब इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर ये बोला, ये जो डायबिटीज़ है वो आज के टाइम पर 537 मिलियन लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, और 2045 तक ये डेटा पहुंच सकता है 783 मिलियन पीपल तक। कैन यू इमेजिन, 783 मिलियन जो पीपल हैं ये 2045 तक सफ़र कर रहे होंगे डायबिटीज़ से, डायबिटीज़ में जी रहे होंगे, ये यहाँ पर बताया गया। तो मतलब आज के टाइम पर डायबिटीज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो, अगर हम लोग बात करें, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एक प्री डायबिटीज़ भी देखने को मिल जाती है, वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, डायबिटीज़ के अंदर एक सबसे बड़ा जो कंसर्न वाला फेस है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक वाला जो फेस देखने को मिलता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डायबिटीज़ होती है उसका असर डायरेक्टली बच्चे के ऊपर पड़ता है, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। ऑथर ने मेंशन यहाँ पर किया है कि आप लोग देख पाओगे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ये डायबिटीज़ है, अगर हम लोग बात करें प्रेगनेंसी से अगर रिलेटेड है तो इसको अलग नाम दिया जाता है। मान लो यहाँ पर कोई वीमेन है जो कि प्रेगनेंसी की स्टेज में है, अगर उसके अंदर डायबिटीज़ है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाएगी, या फिर जो वीमेन है वो प्री एग्जिस्टिंग, यहाँ मतलब कि आप कह सकते हो कैटेगरी के अंदर आ रही है, मतलब कि उसको अभी क्या हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ का यहाँ पर पीरियड है, तो उसको हम लोग प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। मतलब इसको सिंपल टर्म में ऑथर ने बोला, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंटिफिकली डायबिटीज़ को क्या बोला गया है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी, इसको हम लोग HIP के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, प्री एग्जिस्टिंग भी और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी। हर जगह पर यहाँ पर जैसे डायबिटीज़ हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो आप लोग कह सकते हो उनको हम लोग HIP के अंदर कवर कर सकते हैं।
अब बताया गया दुनिया भर के अंदर जो ये HIP है, हाइपोग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी डायबिटीज़ जो है प्रेगनेंसी के स्टेज में वो HIP कहलाती है। तो दुनिया भर के अंदर आप देख पाओगे 16.7% जितने भी लाइव बर्थ हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडिया के अंदर भी क्या है, 1 आउट ऑफ 4 लाइव बर्थ इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय HIP। मतलब कि आप कह सकते हो कि हर 4 में से एक जो बर्थ हो रहा है वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ से अगर सफ़र कर रही है प्रेग्नेंट वेमेन तो उसका असर बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। तो हर 4 में से एक बर्थ कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है इस डायबिटीज़ से। फिर उसके बाद हमें बताया गया, देखो हम लोग इसको काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि अनबॉर्न बच्चे के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं जब एक मदर के अंदर डायबिटीज़ काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती है। तो मतलब डायबिटीज़ कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बार बार ऑथर इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ बताया गया डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या होता है परमानेंटली जो यहाँ पर फोटल बेबी है वॉम में यहाँ पर बन रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो पेनक्रियास होता है फोटस का, जो यहाँ पर बेबी बन रहा है वॉर्म के अंदर, उसका पेनक्रियास जो कि क्या करता है हॉर्मोन्स को, यहाँ पर हार्मोन जो इंसुलिन है उसको सिक्रीट करने का काम करता है, वो पेनक्रियास भी यहाँ पर अफेक्ट होता है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है आप लोग देख पाओगे, ये बोला गया कि ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तो जो ये फेटल का पेनक्रियास होता है ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन को छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फैट वगैरह है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे फोर्टिस के ऊपर, और फैट अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है जो बेबी का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे एक अनहेल्दी तरीके से देखने को मिलेगा। प्लस या फिर एक दूसरी सिचुएशन है जब हाई कैलोरिक फूड आप लोग खा रहे हो। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़्यादा हाई कैलोरी के अंदर गए, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय में भी आप लोग देख पाओगे यहाँ पे बोला गया जो चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ को डेवलप कर सकता है और इसकी वजह से यहाँ पर उसकी हेल्थ को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, ये बताया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि हाँ डायरेक्टली डायबिटीज़ का या फिर कुछ गलत तरीका जो कि आप लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखा रहे हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर ये डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में ऑथर यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन मेंशन करते हैं। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं देखो हम लोग को ज़रूरत है कि जो ये प्रेग्नेंट वेमेन है उनकी स्क्रीनिंग होती रहे टाइम टू टाइम। मान लो यहाँ पर उनके डायबिटीज़ का चेकअप होता रहे। मान लो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर वेमेन की यहाँ पर प्रेगनेंसी है तो स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर हमेशा डायबिटीज़ का चेकअप हो रेगुलरली बेसिस पर, और चेकअप करते हुए अगर मान लो यहाँ पर इन केस अगर HIP को डिटेक्ट कर लिया गया, मतलब इस डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर लिया गया, उस वेमेन के अंदर है वो डायबिटीज़, तो क्या होगा अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही एक न्यूट्रिशनल थेरेपी लेंगे और यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक इंसुलिन थेरेपी ली जाएगी, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर डायबिटीज़ को स्टार्टिंग में ठीक किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इसका कोई जो बुरा असर है वो बच्चे के ऊपर नहीं दिखाई देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर जो आज के टाइम पर प्रेग्नेंट वेमेन अगर डायबिटीज़ सफ़र करती तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर नज़र आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये सारी बातें क्यों लिखी गई हैं, ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया कि भाई आज के टाइम पर एक व्यक्ति हैं जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ के अंदर काम करते हुए। ठीक है, मतलब कि जो ये प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ है इंडिया के अंदर और दुनिया भर के अंदर, इसके लिए बहुत सारा काम किया है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रोफेसर शेषिया। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर इनका हम लोग जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं। इनका बर्थडे डिक्लेयर किया गया था 10 मार्च को, तो इसी वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 10 मार्च बेसिकली एक नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस अवेयरनेस डे की तरह भी देखा जाता है, तो एक डे की तरह यहाँ पर इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज़ कोई खास बात यहाँ पर ऐसी अलग से नहीं देखने को मिलेगी, जो भी एक लॉजिकल सी बात है। ठीक है, इसको आप लोग याद ही रख पाओगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दोबारा से फोकस कर पाओ। सिंपल सा आर्टिकल था, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है बीजिंग्स मूव इंडियाज़ टर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। ऑथर यहाँ पर हैं, ऑथर मेंशन करते हैं कि आज के टाइम पर देखो भारत अगर चाइना के साथ में अपने रिलेशंस को वापस से रीसेट करता है तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया और US के रिलेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें ऑथर ने मेंशन करी हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ऑथर ने यहाँ पे बोला हमने ये देखा कि पिछले महीना ऐसा महीना निकला है कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स अलग अलग कंट्रीज़ के इंडिया आए, डिस्कशन चला।
अगर हम लोग लंबी सी लिस्ट देखें डिप्लोमेट्स की, ऑफिशियल्स की, मिनिस्टर्स की दुनिया भर से, वो सब न्यू दिल्ली आए पिछले कुछ सप्ताह के अंदर। ठीक है, डिस्कशन चला गया, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, सब ने यहाँ पर आप कह सकते हो चर्चा करी है यूरोप के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। हालांकि यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से क्राइसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसको अवॉइड किया, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो रशिया की जब चर्चा हुई है कि रशिया मिलिट्री इन्वेजन कर रहा है, तो इसको हमने इसकी आलोचना करने से मना कर दिया। तो हम लोग तो यहाँ पर वैसे ही इस चीज़ से दूर हैं, इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, जो भी क्राइसिस चल रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली रशिया की मिलिट्री का जो भी इन्वेजन है उसको रिफ्यूज़ किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यूनाइटेड नेशन के अंदर जब वोटिंग होती है रशिया के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर भी भारत के थ्रू एब्सटेन कर दिया गया, मतलब ना हाँ में वोटिंग दी गई ना में वोटिंग दी गई। तो हम लोग यहाँ पर इन क्राइसिस को अभी लगातार अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया, आज आप लोग देख पाओगे इंडिया के अंदर अभी मीटिंग चल रही है, लगातार यूएस के साथ एक डिस्कशन चल रहा है। इंडिया जो फॉरेन और मतलब 2+2 डायलॉग आप कह सकते हो इंडिया यूएसए के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर की रिसेंटली हमने देखी है 2+2 डायलॉग के बारे में। और 2+2 डायलॉग के बारे में जानना है तो आज के मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के वीडियो में, साथ ही साथ मैंने कल वाले द हिंदू के वीडियो में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, आप लोग जाकर उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो 2+2 डिस्कशन चल रहा है यूएसए के साथ में। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप देख पाओगे जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिले थे पिछले महीने, जहाँ पर आके इन्होंने काफ़ी सारा अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में आए, वर्चुअल मतलब इंडिया में नहीं आए, वर्चुअल समिट हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई। और हमने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, आपको याद होगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया हम लोगों ने अभी क्या किया है, और भी कंट्रीज़ के साथ में काफ़ी सारी डील करी हैं, यूके के साथ में भी ट्रेड डील करी है। तो अलग अलग देशों के साथ में पिछले महीने से लगातार हमारी मीटिंग चल रही है, ऐसा हमें मेंशन किया गया। फिर उसमें यह भी बताया गया कि इंडिया के जो क्वाड पार्टनर हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको पता होगा क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब इंडिया की सोच जो है इन तीनों कंट्रीज से आपको अलग देखने को मिल जाएगी जब हम लोग बात करते हैं रशिया के बारे में, क्योंकि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है। तो क्या हुआ, इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनकी आलोचना करी है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर इसकी आलोचना नहीं करी है, यह आप लोग को ध्यान रखना है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। इनफैक्ट हमारी तो एक मीटिंग भी हुई है रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में, आपको पता होगा एक स्पेशल मीटिंग हम लोगों ने करी है। क्लियर हुआ, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, देखो और ये बताया गया कि ये सारे जो भी चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पर, लगातार आप देख पाओगे जो कंट्रीज़ हैं उन वो जो आलोचना कर रही हैं रशिया की वो कर रही हैं, लेकिन इंडिया ने नहीं किया है। इनफैक्ट इंडिया ने अपना जो इंपोर्ट वगैरह है ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट को बढ़ाया है, प्लस हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करना स्टार्ट किया है। आपको पता होगा हम लोग को तेल रशिया ने एक डिस्काउंट के बेसिस पर ऑफ़र किया है, उस तेल को हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। जबकि हमारे पास एक वार्निंग आती है यूएस की साइड से, यूएस के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दलीप सिंह, ये आए थे रिसेंटली मीटिंग में, आपको पता होगा हमने इसको कवर किया था, जहाँ पर ये बोलते हैं कि भारत सही नहीं कर रहा है ये ट्रेड करके, इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, भारत के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया रशिया मिलकर साथ में क्या कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि जो ये डॉलर का पूरा ट्रेड देखने को मिलता है, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लग चुके हैं, जिसकी वजह से रशिया डॉलर्स के अंदर व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीके से व्यापार आज के टाइम पर किया जा रहा है। फिर उसके बाद बताया गया कि जो इंडिया के क्वाड मेंबर्स, आपको क्वाड पार्टनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इनकी, मैंने आपको बताया ना, थिंकिंग अलग देखने को मिलेगी, प्लस जो इंडिया है उन दोनों की यहाँ पर इंडिया अलग हो गया, 3 कंट्रीज़ ये अलग हो गई, इनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। अब इन सारे इशू के बाद चर्चा होती है चाइना की। अब जो ये टेंशन है हम लोग अब डालते हैं, देखते हैं चाइना को लेकर। जो क्वाड है, क्वाड बेसिकली क्यों बनाया गया था, ताकि चाइना को हम लोग टैकल कर सकें, है ना। पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें, चाइना बार बार भारत के ऊपर ध्यान रखना है, भारत के ऊपर ध्यान रखना है, किस चीज़ को लेकर ध्यान रख रहा है, क्वाड को लेकर, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी अभी चाइना ने रिसेंटली ये देखा कि इंडिया ने किस प्रकार से यहाँ पर स्टेप्स उठाए। चाइना ने ये देखा कि जो इंडिया का मूव है यूएस पॉलिसी को लेकर वो बिल्कुल अलग निकला, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडिया का स्टांस है यूक्रेन को लेकर, उसको यहाँ पर देखते हुए चाइना को वापस से दोबारा सोचना पड़ेगा कि यार बिल्कुल भारत से बातचीत करनी पड़ेगी। यूएस के अगेंस्ट में हम लोग आ गए, दुनिया भर का जोर पड़ा हम लोग के ऊपर, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने हिसाब से काम किया जो हमें ठीक लगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ देखते हुए क्या हुआ,
चाइना ने सोचा ये भी डिस्कशन करेगा हमारे साथ, और इसी वजह से आपको पता होगा रिसेंटली जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, ये न्यू दिल्ली आते हैं मार्च में, ठीक है। अब न्यू दिल्ली आते हैं, वहाँ पर डिस्कशन चलता है, वहाँ पे बातचीत करी जाती है, और यहाँ पे बेसिकली चाइना का पूरी तरह से फोकस है कि भारत को क्वाड से दूर रखा जाए। लेकिन आप देख पाओगे क्वाड भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है जब हम लोग को चाइना को टैकल करना होगा तो, क्योंकि आप लोग देख पाओगे अभी इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस ख़राब हैं। किस चीज़ को लेकर, तो आपको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आज के टाइम पर भी अभी काफ़ी सारे सोल्जर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिप्लॉय कर रखे हैं लद्दाख वाले रीजन में। लगभग 90,000 सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं लद्दाख वाले रीजन में, आप कह सकते हो 2 साल से। और यहाँ पर चाइना की तरफ से काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, मतलब चाइना की हरकतें ही हैं ये सारी कि चाइना हमारे टेरिटरी के अंदर घुसकर आया था, जिसकी वजह से ये स्टेप्स उठाने पड़े, जिसकी वजह से रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है, हम लोग यहाँ पर चाइना के ऊपर यही जोर डालते हुए आए कि भाई डिसएंगेजमेंट हो जाए और यहाँ पर डीएस्केलेशन हो जाए। तो बेसिकली डिसएंगेजमेंट के ऊपर तो काम किया गया, लेकिन डीएस्केलेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। डीएस्केलेशन का मतलब दोनों की जो आर्मी आज के टाइम पर बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं वो हट कर अपने बेस तक पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी हैं, ये नहीं हो पाया है अभी तक, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी जहाँ पर मिस्टर वांग यी थे और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, इन्होंने यहाँ पर देखो कोई भी ऐसी प्रॉपर डिमांड नहीं करी है रिस्टोरेशन की कि भाई यहाँ पर जो ये इश्यूज़ है वो ठीक हो जाएं, ठीक है। अभी हुआ क्या है, दोनों कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, दोनों कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं, 3 साल लगभग होने वाले हैं। बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं, बहुत सारी बात हो चुकी हैं, आपको पता होगा हम लोग लगभग 15 जो एक तरीके से मिनिस्ट्रियल डिस्कशन होता है वो कर चुके हैं, अभी तक कोई भी इसका सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। ये सारी यहाँ पर बातें बताई गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे और क्या मेंशन किया गया, आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें होते हुए भी जो भारत और चाइना का व्यापार है वो लगातार ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बताया गया बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंडिया का जो व्यापार है चाइना के साथ में वो आप देख पाओगे साल 2021 में एक मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 125 बिलियन डॉलर का पहुँच गया। मतलब रिलेशन ख़राब होने के बाद भी व्यापार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एक सबसे बड़ा रेसिपिएंट है लोन का, मतलब बहुत सारा जो लोन है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से हम लोग ले रहे हैं। बहुत सारा लोन हमारे पास आया हुआ है। इंडिया ने हांगकांग के इशू को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। इंडिया ने जो आपको पता होगा आज के टाइम पर चाइना जो एक तरीके से उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके बारे में भारत ने कभी भी यहाँ पर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। तिब्बतन कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर भारत कभी इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारे इशू हैं चाइना की साइड से जहाँ पर भारत इन चीज़ों को यहाँ पर इतना मेंशन करता नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये प्रतीत करता है कि रिलेशनशिप यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं। बट लास्ट में ये भी बोला गया जो ये रिलेशनशिप्स हैं, अगर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन यहाँ पर चेंज हो रहे हैं और अभी यहाँ पर चेंज हो गए पूरी तरह से, दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर रिलेशन काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं, तो इसके बाद हम लोग देख पाएंगे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है इंडिया और US के रिलेशन में। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं, तो ये एक सबसे बड़ा हम लोग चेंज देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि अभी जो मीटिंग चल रही थी इंडिया चाइना की, इसके अंदर चाइना ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर भारत के साथ में एक वर्चुअल G2 समिट को रखें जहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। चाइना इंडिया प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो ये लोग बातचीत करेंगे साउथ एशिया को लेकर। ये यहाँ पर एक तरीके से मीटिंग को लेकर ऑफ़र दिया गया था। बट अभी यहाँ पर क्या है, भारत इसके ऊपर अच्छे से देखेगा चीज़ों को, उसके बाद यहाँ पर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई। फिर साथ ही साथ बताया गया ये हम लोग चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं और चाइना के साथ डिस्कशन करते हैं। इंडिया के जो टाइज़ हैं वो चाइना के साथ में यहाँ पर चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो न्यू दिल्ली के रिलेशन है US के साथ में वो ऑल्टर होंगे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये क्वाड है, क्वाड का इफेक्टिवनेस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज के टाइम पर हमने चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड बना रखा है, क्वाड की मदद से यहाँ पर चाइना को टैकल किया जा रहा है। ये चारों कंट्रीज़ मिलकर टैकल कर रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। लेकिन जब यहाँ पर ये चीज़ें बदल जाएंगी, इंडिया की साइड में, इंडिया का जो झुकाव है चाइना की साइड में ज़्यादा हो जाएगा, रिलेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे, तो उसके बाद क्वाड की जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जो US है वो US अपना इतना इन्वॉल्वमेंट रखेगा नहीं क्वाड के अंदर, ये चीज़ें देखते हुए। क्लियर हुआ? क्योंकि अभी तो US को ही पता है कि हाँ रिलेशंस कैसे चल रहे हैं और जो हमारा LAC वाला रीजन है उसको लेकर क्या विवाद चल रहा है। लेकिन टाइज अगर चेंज होते हैं तो उसके बेसिस पर जो क्वाड वगैरह है वहाँ से हमारे रिलेशंस ख़राब होंगे, वो चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एक अगला एडिटोरियल।
यहाँ पे हिट्स और मिसेस को लेकर चर्चा की गई है। कल मैंने आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था। हुआ क्या है कि सोलर कैपेसिटी के अंदर जो भारत ने टारगेट रखा था उस टारगेट को हम लोग अचीव नहीं कर पाए। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिपोर्ट तैयार की गई, किसके थ्रू, जॉइंटली तैयार की गई है दो एनर्जी रिसर्च फर्म्स हैं उनके थ्रू। एक है JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स और दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इन्होंने बोला कि इंडिया बेसिकली क्या करेगा, इंडिया मतलब कि इंडिया का एक टारगेट था 2022 का, 2022 तक का हम लोग को क्या करना था, 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना था। ठीक है, सोलर पावर कैपेसिटी हमारे पास होती तो हम सूर्य की एनर्जी को यूज़ कर रहे होते, पोल्यूशन से लड़ रहे होते। लेकिन क्या हुआ, हमने 2022 तक का 100 गीगावाट का टारगेट रखा था, ये हमारा पूरा अचीव नहीं हो पाया, ये आधा ही अचीव हो पाया, ये यहाँ पर बताया गया। तो इसके पीछे के कारण क्या है कि ये पूरा अचीव नहीं हो पाया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे बताया गया, इंडिया की सोलर पॉलिसी क्या है। अगर हम लोग 2011 से देखें, जो इंडिया का सोलर सेक्टर है वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। लगभग आप कह सकते हो कि 2011 में ये हमारे पास जो एनर्जी कैपेसिटी थी वो 0.5 गीगावाट की थी और 2021 के अंदर ये 55 गीगावाट की पहुंच चुकी है। तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। मतलब कि नो डाउट हम लोगों ने सोलर कैपेसिटी के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम किया है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, हमने इस कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस किया। हम अलग अलग स्कीम के अंदर काम करते गए। टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, ये जो टारगेट है 2022 तक का हमारा, वो पहले सेट किया गया था 20 गीगावाट का, फिर 2015 में इसको 100 गीगावाट का कर दिया गया। फिर उसके बाद आप लोग देख पाओगे अभी 2021 के अंदर सरकार ने एक और टारगेट सेट कर लिया है कि 2030 तक हमारे पास 300 गीगावाट तक का जो भी कैपेसिटी होगा वो सोलर एनर्जी का कैपेसिटी होगा, सोलर एनर्जी का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम लोग सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर 5वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना, देन US, देन जापान, देन जर्मनी, फिर उसके बाद भारत 5वें नंबर पर आता है सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में। ये बताया गया दिसंबर 2021 तक का ये डेटा है कि भारत का जो भी यहाँ पर सोलर कैपेसिटी है वो 55 गीगावाट का ही पूरा हो पाया है। आप लोग ये देख पाओगे। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने अभी आधा ही, मतलब जो हमने डिसाइड किया था 100 गीगावाट तक की एनर्जी पहुँचाएंगे, उसका आधा ही हम लोग अचीव कर पाएँ और आधा अभी यहाँ पर अचीवमेंट रह गया है। अभी लगभग 8 महीने रह गए इस पूरे साल के, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी कि हम लोग इस पूरे टारगेट को अचीव कर पाएँ, वो यहाँ पर इसके अंदर समझाया गया। फिर उसके बाद बताया ऐसे क्या रीज़न है कि हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो दिसंबर 2015 के अंदर सरकार ने लॉन्च किया था पहला ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि जो छत हैं, छतों के ऊपर लोग अपना सोलर पैनल्स लगाएंगे और उसके माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, सोलर पैनल्स लगाने के माध्यम से वहाँ पर वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, मतलब सोलर एनर्जी को जनरेट किया जाएगा, पोल्यूशन वगैरह कम होगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में इतनी अवेयरनेस रही नहीं और ये जो हमारा रूफटॉप वाला मामला है ना, वो स्टार्टिंग में इतना चला नहीं, बाद में यहाँ पर ये ग्रो करता हुआ नजर आया। अगर हम लोग शुरुआती सालों में बात करें, जो इंडिया का रूफटॉप सोलर मार्केट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ये ग्रो नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इतना अवेयरनेस नहीं था, लोगों के पास जागरूकता नहीं थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रॉपरली हमारे पास जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा रूफटॉप जो सोलर इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर फेल मार रहा था। यहाँ पे कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन क्या हुआ, हमने धीरे धीरे चीज़ों को सही किया। अब चीज़ों को सही करके इंस्टॉलेशन को बढ़ाया, कॉस्ट को कम किया और यहाँ पर ग्रिड टैरिफ्स को इंक्रीज़ किया, कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाया। तो अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, जिसके माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत टारगेट अचीव कर पाएँ और आने वाले टाइम पर हम लोग पॉसिबिलिटी है पूरा टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हम लोग टारगेट को एक बार अचीव नहीं कर पाए। तो उसके पीछे का कारण है कोविड-19। एक सिंपल सा यहाँ पर इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, लोग यहाँ पर इन सोलर पावर कैपेसिटी के अंदर पीछे रह गए, ये सोलर इंस्टॉलेशन करवा नहीं पाए और इसकी वजह से हम लोग अपने टारगेट के अंदर आज के टाइम पर काफ़ी पीछे रह जा चुके हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बताया गया कि जो सोलर पावर है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, भारत ने पहले ही काफ़ी कुछ डिसाइड कर रखा है और सोलर पावर हम लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। आज के टाइम पर लगातार पोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है, आइलैंड्स की वाली जो कंट्रीज़ वो डूब रही हैं, कोस्टल एरियाज़ के अंदर पानी बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए हमने क्या किया, ये सोलर पावर कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, भारत ने यहाँ पर एक कमिटमेंट दिया है। आपको पता होगा जो पेरिस एग्रीमेंट था, इसके अंदर भारत ने बोला था और उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली भी काफ़ी सारे कमिटमेंट दिए हैं कि हम लोग क्या करेंगे, नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कि नेट ज़ीरो और नो कार्बन एमिशन, कि हम लोग यहाँ पर पूरा
जो कार्बन एमिशन है ख़त्म कर देंगे, कोई भी पोल्यूशन नहीं करेंगे 2070 तक। और वो कैसे हो पाएगा? जब हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे होंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर हम लोग ये काम कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो 2070 तक यहाँ पर हमारा टारगेट है कि नेट ज़ीरो की तरफ हम लोग बढ़ें। और आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो ये मीटिंग अटेंड करी थी ग्लासगो की नवंबर 2021 के अंदर, वहाँ पे इंडिया ने तो ये भी बोल दिया था कि हम लोग 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी तक जाएंगे। मतलब कि हम लोग 500 गीगावाट तक की एनर्जी जनरेट कर लेंगे जो कि बिना पोल्यूशन के जनरेट हो रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत ने काफ़ी सारे टारगेट सेट कर रखे हैं जिसको अचीव हम लोग को करना है। हमने इंटरनेशनल लेवल पर बोल रखा है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इतना इतना कुछ करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इसी वजह से ये सोलर पावर कैपेसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके अंदर अभी हमारा जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो चल रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। जो हमने टारगेट सेट किया था उसमें हम लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं, और उसके पीछे का कारण वगैरह क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आगे हम लोग ये चीज़ें सही कर सकते हैं, डेफिनेटली ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये भी यहाँ पर एडिटोरियल हुआ समाप्त। तो ये कुछ आपके 3 एडिटोरियल्स थे। ये टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल भी था जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, सिंपल सा आर्टिकल था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स का। वो क्वेश्चन बताकर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर की कवर कर दी हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 2016 का क्वेश्चन पूछा गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। आखिरकार यहाँ पर ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसका करेक्ट आंसर चाइना देखने को मिलेगा, डी। ऑब्वियस ही बात है, चाइना का इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिकली ये। तो ये था जो भी है, और इसके साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, हमने पूरे न्यूज़पेपर को निचोड़ दिया है, चाहे वो एडिटोरियल्स हो चाहे वो हमारे आर्टिकल्स हो, बाकी सारे सब कुछ कवर कर लिया है। अच्छा हाँ, हमारा इकॉनमी सेक्शन रह गया ना। इकॉनमी सेक्शन पर भी 2 आर्टिकल थे यार, छोटे छोटे, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस पेज पर जब आप देखोगे तो इंडिया का जो Q1 का इंपोर्ट है वो आप लोग देख पाओगे वो बड़ा है। मतलब कि हमने जो इंपोर्टिंग है वो ज़्यादा करी है, एक्सपोर्टिंग कम करी है, वही ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। उसका एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, अभी पता है 2+2 बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है इंडिया US के बीच में। उसके बेसिस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब और साथ ही साथ यहाँ पर जो US की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, ठीक है, इनके साथ डिस्कशन किया गया। और जो दुनिया भर में ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है, दुनिया भर का जो व्यापार है उसको लेकर, जो वॉर चल रही है उसको लेकर यहाँ पर कुछ सुझाव वगैरह के बारे में डिस्कशन किया गया है इस मीटिंग के अंदर। तो ये 2 छोटे छोटे आर्टिकल थे, इसमें भी कोई डिटेलिंग नहीं थी। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।